झारखंड बीएड के लिए अब तक का सबसे बेस्ट बुक के बारे में बात की जाए तो ये बुक है चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस बुक का यही खासियत है कि इसमें झारखंड बीएड के सिलेबस के अनुरूप टोटल डिस्कशन व्याख्यात्मक ढंग से किया गया है। इसके साथ साथ इसमें 2000 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पहले से उपलब्ध कराए गए हैं और जिसके साथ साथ इसमें पिछले 2 वर्षों का सोल्व पेपर डिस्कस किया गया है। इस बुक को यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट यानी कि दोनों माध्यमों पर ये ऑलरेडी उपलब्ध है दोस्तों, या हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज से हम लोग कंप्लीट यानी कि जो भी झारखंड बीएड के सिलेबस में दिया हुआ है कि झारखंड बीएड के सिलेबस में हिंदी ग्रामर के पोर्शन में जो जो टॉपिकों को रखा जाएगा उन सारे टॉपिकों को हम लोग 4 मैराथन में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। आज का जो ये मैराथन होगा इसमें हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे तथा उनसे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है यहाँ पास व्याकरण। ठीक है, देखिए व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। यानी कि यदि सिंपली देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि भाषा को शुद्ध रूप में, ठीक है, बोलना, समझना, लिखना या पढ़ना, इसी को क्या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि व्याकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसके बाद लिपि के बारे में। तो देखिए लिपि क्या होता है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ध्वनि है उसको हम लोग पहचान करने के लिए उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को लिपि बोला जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि से किया गया है। ठीक है, तो पिछले एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि देवनागरी का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, कोई भी भाषा यदि दोस्तों, तो कोई भी भाषा का जो सबसे छोटा इकाई होता है यानी कि जिसको हम लोग और टुकड़ा में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो वर्ण ही होता है। अ से ह तक हिंदी के वर्ण हैं। ठीक है, जिनकी कुल संख्या 46 है। इनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 1 अनुस्वर है। ठीक है, यानी कि अनुस्वर है तथा 1 विसर्ग है, यानी कि एक जो है वो साथ में इसमें विसर्ग रहता है। ठीक है, ऐसे वाला सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, उनका जो गुण होता है वो 200 होता है, जो कि अड़ और अढ़ है। ठीक है, यहाँ पास दिया गया है अड़ अढ़, 2 क्या है, ये द्विगुण व्यंजन हैं। तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें कि छंजोगिया छ, तर और ज्ञान, और इसमें स्त्र शामिल होता है, स्त्र। ठीक है, जो कि स्त्री लिखने में सहायक होता है। तो 4 क्या होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। देखिए आगे है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। पहला देखिए यहाँ पास है कि स्वर वर्ण एक होता है और एक होता है नीचे व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण, तो स्वर के वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के साथ यदि उच्चारण करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे या स्वर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्यंजन नीचे पढ़ लेंगे। अभी देखिए हम लोग स्वर के 2 भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्वर को 2 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, ऐसे तो 3 भाग में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन, तो एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर।
ठीक है। प्लुत स्वर झारखंड बीएड के सिलेबस में नहीं था, लेकिन प्लुत स्वर के बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए 3rd नंबर पर होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पास है कि हस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ, छोटी ई और छोटी ऊ जो होते हैं ये हस्व स्वर का उदाहरण होते हैं। जबकि दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ इसमें दीर्घ स्वर में शामिल होते हैं। अब प्लुत स्वर उसको बोला जाता है कि जिसको उच्चारण करने में और ज़्यादा समय लगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि बोलते हैं हम लोग अरे, ठीक है। तो अरे क्या है, अरे है प्लुत स्वर। या किसी को हम लोग ओह बोलते हैं, ठीक है, ओह बोलते हैं या अहो बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब प्लुत स्वर का उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजन के सारे जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है इसमें कंठ व्यंजन, यानी कि जो कंठ से बोला जाता है उसमें ये सब उदाहरण शामिल होंगे, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, यानी कि ये सब जो पाठ है इसमें कंठ वाला व्यंजन में आते हैं, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ क्या आता है, तो इसमें अ और आ जो है ये भी कंठ वाला पाठ में आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है मूर्धन्य। तो यहाँ पास ट, ठ, ड, ढ और मूर्धनि न, ठीक है, और ई, ठीक है, और अड़ा अढ़ा है, ठीक है। और इसमें छोटी ई और बड़ी ई भी शामिल रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पास र रहेगा और मूर्धन्य स रहेगा, यानी कि ये सभी जो पाठ है ये मूर्धन्य व्यंजन का पाठ होता है, ठीक है। कौन सा साइड में हम लोग कौन कौन पढ़ें, तो छोटी ई और बड़ी ई और यहाँ पास र और मूर्धन्य स, ठीक है, ये मूर्धन्य का पाठ होता है। आगे है तालव्य के बारे में। देखिए तालव्य, तालव्य में आता है यहाँ पास च, छ, ज, झ और इया, ठीक है। और तालव्य सा आता है, य आता है। ये सब क्या आते हैं, तो ये सब आते हैं तालव्य ध्वनि में, ठीक है। अब देखिए आगे है वर्तस्य ध्वनि। तो न, ल, स और ज ये सब वर्तस्य ध्वनि में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पास देखिए दंत में क्या क्या आते हैं, तो त, थ, द, ध ये सब क्या में आते हैं, दंत में आते हैं, ठीक है। ये सब दंत्य ध्वनियाँ हैं। और आगे है ओष्ठ ध्वनि के बारे में। तो ओष्ठ में आते हैं प, फ, ब, भ, म और व, ये सब क्या है, ओष्ठ में आते हैं। और यहाँ पास दंतोष्ठ में आते हैं, फ और व जो है वो दंतोष्ठ में आते हैं, ठीक है। यदि आपको इससे भी ज़्यादा डीपली ग्रामर पढ़ना है हिंदी ग्रामर का, तो आप हमारे जेएसएससी परीक्षा के प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। वहाँ पास सबसे नीचे स्क्रॉल करें तो वहाँ पास हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट उपलब्ध है, जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट ग्रामर का डिस्कशन किया गया है, ठीक है। वहाँ पास और ज़्यादा भी डीपली इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्द विचार के बारे में। देखिए शब्द विचार क्या है कि एक अथवा एक से अधिक वर्ण के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। अब देखिए हम लोग यदि शब्द बनाना है तो हम लोग को एक से अधिक क्या मिलाना होगा, तो एक अथवा एक से अधिक हम लोग को वर्ण मिलाना होगा, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा, तब जाके शब्द बनेगा। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि अ है, ठीक है, अ भी क्या है, वर्ण है, और ब भी क्या है, एक वर्ण है। तो ये क्या हो गया, अब हो गया, यानी कि ये एक शब्द बन गया, यानी कि दो हम लोग इसमें वर्ण मिलाए थे, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पास कि शब्द के भेद के बारे में। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए जाते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें पहला है रूढ़ शब्द के बारे में। तो रूढ़ शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, आँख, हाथी, मोर, ये सब क्या है, ये सब रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है
यहाँ पास यौगिक शब्द के बारे में, तो यौगिक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर उनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, इसी प्रकार से आदि इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे। आगे इसके बाद योग रूढ़ के बारे में देखिए। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पास दशानन, ये क्या है, यौगिक ही है, लेकिन इसका एक और मीनिंग प्रकट होता है यहाँ से, यानी कि 10 है मुख जिसके, उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, जैसे गजानन, तो गज के जैसा नन क्या हो जाएगा, गजानन हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब 10 है जिसके मुख, उसको क्या है, अर्थात रावण मीनिंग निकल रहा है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि क्या हो जाएंगे, गणेश जी। यानी कि मीनिंग जो अलग देगा, ठीक है, अपने शब्द से अलग देगा मीनिंग, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़। ठीक है, और बाकी हम लोग रूढ़ और यौगिक के बारे में आगे जान ही लिए थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग संज्ञा के बारे में। देखिए संज्ञा, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनमें कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या किसी के खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पास एग्जाम्पल समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा श्याम, अमेरिका, हिमालय, गंगा, सोमवार, ये सब क्या हैं, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यदि जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे तो जैसे कि लड़का, पहाड़, नदी इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये सब जाति, यानी कि लड़का कहने से पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, पहाड़ कहने से पूरा पहाड़ जाति का बोध, और नदी कहने से पूरा ऑल ओवर नदी के बारे में बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग जातिवाचक। तीसरा है यहाँ पास भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता इत्यादि बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब भाववाचक होते हैं, जिससे भाव प्रकट होगा उसको भाववाचक बोलेंगे। चौथा में है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा सेना, मेला, सभा, दल, गुंडा, गिरोह इत्यादि, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं, यानी कि इनमें संख्या के रूप में उनका बोध होगा, एक समूह के रूप में। ठीक है, आगे है 5वां द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब द्रववाचक संज्ञा है, यानी कि जिसको मापा या तौला जा सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्रववाचक संज्ञा बोलेंगे। देखिए आगे है यहाँ पास कि लिंग के बारे में। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसको हम लोग लिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिंग के यहाँ पास 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जिनमें कि पुल्लिंग पहला क्या है, तो जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि राजा, कुत्ता, घोड़ा, बालक, नायक, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग जाति का बोध कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे है स्त्रीलिंग के बारे में सॉरी, जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, घोड़ी, बालिका, नायिका, ये सब क्या है, ये सब स्त्री जाति के बारे में बोध कर रहे हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, और हम लोग ग्रामर के पोर्शन में डीपली पढ़े हैं कि आखिर हम लोग कैसे पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग कैसे है और पुल्लिंग कैसे है। ठीक है, तो हम लोग वो ग्रामर वाला पार्ट में ही पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, आगे है सर्वनाम के बारे में। ठीक है,
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन। जैसे कि राम बाजार जाता है और बाजार से सब्जी लेकर के आता है, तो राम के जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि वह बाजार जाता है और वह बाजार से सब्जी लेके आता है। मैंने नाम का प्रयोग न करके यदि मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, जिनमें कि पुरुषवाचक पहला है। पुरुषवाचक में हो जाएगा मैं, तुम, आप, वे लोग, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सब पुरुषवाचक संज्ञा हैं। निश्चयवाचक संज्ञा में यह और वह हो जाएगा। जैसे कि यह वीडियो मेरा है, ठीक है, वह मोबाइल आपका है, तो ये सब क्या है? निश्चय है। यानी कि यह और वह का बोध करेगा तो ये सब निश्चय का प्रयोग दिखाएगा। आगे है अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई कुछ देख रहा है या कोई आया है या कुछ लाया है, तो ये सब क्या है? अनिश्चित है कि क्या लाया है, क्या देख रहा है, ये सब फिक्स नहीं है। तो अनिश्चयवाचक को कैसे चिन्हेंगे? तो कोई या कुछ उसमें लगा रहेगा। उदाहरण में प्रश्नवाचक में कौन और क्या, ठीक है, कैसे, कब, ये सब शामिल रहेंगे, तो ये सब प्रश्नवाचक का उदाहरण हो जाएंगे। संबंधवाचक में जो और जिस का रहेगा, जो और जिस, ठीक है। जैसे कि वह जो व्यक्ति हैं वो मेरे चाचा जी हैं, तो क्या है कि वह जो व्यक्ति हैं। अनेक उदाहरण में जो फिक्स रहेगा तो संबंध शो करेगा, ठीक है। जैसे कि जिस कार पर बैठे हैं वो मेरी कार है, तो सब क्या है? संबंध शो कर रहा है। 6 है कि सहसंबंधवाचक। सहसंबंधवाचक में होता है कि सो चाहे वह, ठीक है, यानी कि जो और सो इसमें यदि आएगा, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? सहसंबंधवाचक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास बात करेंगे सहसंबंध में क्या आ जाएगा कि राम जो है वो क्या किया कि राम ने रावण को मारा, सो सीता को वापस लेकर के आया। तो सो क्या है? सहसंबंध बोध कर रहा है कि उसके मार देने के बाद ही सीता जी को राम जी लेकर के वापस आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 में कि निजवाचक। तो निजवाचक में होता है स्वयं चाहे खुद, ये सब निजता के बारे में बोध करता है, तो इसको निजवाचक कहेंगे, स्वयं या खुद, ठीक है। देखिए आगे है विशेषण के बारे में। तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, यानी कि वह लड़की सुंदर है, तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता प्रकट कर दिया, सुंदर। मोटा, वह आदमी मोटा है। काला, वह घोड़ा काला है। मीठा, ठीक है, और विष, ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिस शब्द की यदि विशेषता बताएगा उसको विशेष से बोलेंगे। जैसे कि आप बहुत ईमानदार हो, तो आपके बारे में बोला जा रहा है, तो आप क्या हैं? आप विशेष से हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुण बोधक, जैसे कि मीठा और कमज़ोर, वह व्यक्ति कमज़ोर है, ठीक है, या वह आम मीठा है, तो ये सब क्या है? उसका गुण है। या संख्यावाचक, जैसे कि पहला या 100वां, 1000वां, ये सब क्या है? संख्यावाचक हैं। परिणामवाचक संज्ञा, जैसे कि वह थोड़ा सा कुछ लाया है, तो परिणाम बता रहे हैं। वह बहुत ज़्यादा गिफ्ट लाया है, तो ये क्या बता रहे हैं? परिणाम बता रहे हैं। सार्वनामिक में होता है कैसी या वैसी, ठीक है। सार्वनामिक में क्या होता है? कैसी या वैसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कारक वाले पार्ट में। देखिए कारक, तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसको हम लोग कारक कहते हैं। वंस अगेन, शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, ठीक है।
कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिया। तो जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं उनको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिया के भी भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं का कोई कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी और पर पड़ता है वे बोलते हैं उसको कि सकर्मक क्रिया है। जैसे रिया दूध पीती है, यानी कि इसमें क्या है, कर्म आया है। दूध क्या है, कर्म है। पीना क्या है, क्रिया है। और रिया क्या है, सब्जेक्ट है, कर्म करता है। तो क्या हो जाएगा कि रिया दूध पीती है, क्या है ये, सकर्मक क्रिया है। वह आम खाता है, आम क्या है, कर्म है, तो सकर्मक क्रिया है। जैसे अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया होते हैं। जैसे रीमा दौड़ रही है, शुभम सो रहा है। तो देखिए यहाँ पास इसमें कर्म नहीं है, रीमा दौड़ रही है, हमें कर्म नहीं दिया गया है, डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है, ये अकर्मक हो जाएगा। शुभम सो रहा है तो शुभम करता है और सोना क्रिया है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है, ये भी अकर्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है काल के बारे में। देखिए काल तो क्रिया का वह रूप, ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है उसको काल बोला जाता है। ठीक है, टेंस बोला जाता है। टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देखिए जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है अथवा कार्य की निरंतरता का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीनू पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। भूतकाल क्रिया वह रूप जिससे पता चलता है कि कार्य पूर्व में पूरा हो गया है उन्हें भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने दूध पिया, माने सीता जो है दूध पी चुकी है, ये सब क्या है, तो यहाँ पास ये सब पास्ट की बात किया जा रहा है, तो ये सब हो जाएंगे भूतकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भविष्यत काल के बारे में। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भविष्य में होने अथवा करने का बोध होता है उन्हें भविष्यत काल कहते हैं। जैसे गीता स्कूल जाएगी, अभी गई नहीं है, भविष्य में जाएगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, जैसे कि आप सरकारी टीचर बनेंगे, तो ये क्या है, बनेंगे, यानी कि भविष्य में हो सकता है कि बन जाएं। ठीक है, चलिए वाच्य के बारे में। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। ठीक है, जिससे इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव इसमें से किसकी प्रधानता है। ठीक है, इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं, इसको हम लोग वाच्य बोलेंगे। तो वाच्य में क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष का अध्ययन प्रयुक्त होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग, कभी वचन और कभी पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी कभी कर्म के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, परंतु कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष की होती है। ये 3 प्रकार के प्रयोग में लाई जाती है, 3 प्रकार से। ठीक है, पहला है कर्तरी प्रयोग के बारे में। तो जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाए तब कर्तरी प्रयोग बोला जाता है। जैसे रमेश अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है, तो क्या है, ये यहाँ पास कर्ता के अनुरूप बदला है। आगे है कर्मणी प्रयोग।
जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणी का प्रयोग बोला जाता है। जैसे मीना ने पुस्तक की रचना की, ठीक है, तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पास की भी क्या है, स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिए। आगे है भावे प्रयोग के बारे में। तो जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष हो तो भावे प्रयोग होता है। जैसे तुमसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो क्या है कि तुमसे लिखा नहीं जाता, ये क्या है, भावे प्रयोग है। इन प्रयोग के आधार पर वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए कर्तावाच्य तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तावाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता का प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़की खेलती है, तो वाक्य में क्या है, कर्ता का प्रधानता है। मैंने रामायण पढ़ी, तो क्या है, प्रधानता किसका है, तो मैं का प्रधानता है। आगे है कर्मवाच्य के बारे में तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे गेंद से खेला जाता है, मिठाई खाया जाता है, ये सब क्या है, कर्म का प्रयोग है, यानी कि प्रधानता है। भाववाच्य के बारे में देखिए तो क्रिया के उस रूपांतरण के भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया की प्रधानता का भाव हो। जैसे गर्मी में चला नहीं जाता, यहाँ पास क्या है, तो क्रिया की प्रधानता है कि चला नहीं जाता। मुझसे लेटा नहीं जाता, तो क्रिया की प्रधानता है कि लेटा नहीं जाता। आगे है अवयव के बारे में। देखिए तो किसी भी भाषा के वे शब्द अवयव कहलाते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अवयव का रूपांतरण नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, ठीक है। उदाहरण में हिंदी अवयव यानी कि जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए और अतः, अतएव, चूँकि, अवश्य अर्थात इत्यादि, ठीक है। भेद अवयव के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। देखिए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। और यहाँ पास है वचन। तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है, यानी कि एक या उससे अधिक का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा और कलम। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ इत्यादि, ये सब क्या है, बहुवचन है। सामान्यतः एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी एक के लिए बहुत और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग इन सारे टॉपिकों से, यानी कि जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़े हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हिंदी वर्ण हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो अ से लेकर के ह तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 3 होती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है तो राष्ट्रभाषा किसको बोलते हैं? बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। चलिए 4 नंबर के प्रश्न है कि वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? तो लगभग 60 करोड़। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 52 है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है? तो स्वरों की कुल संख्या है 11। कितना है? 11 है। ठीक है। खड़ी बोली किस हिंदी बोली को कहते हैं? तो पश्चिमी हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुग्या छ त्र ज्ञान और स्र कहे जाते हैं ते सब संयुक्त व्यंजन के पाठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? ठीक है, तो बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त, अभी ऊपर पढ़े हैं कितने, तो 4 होते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? ठीक है, तो संज्ञा के भेद व्याकरण कितने बताते हैं? तो 5 बताते हैं। ठीक है, यहाँ पास 5 वाला ऑप्शन नहीं है, 5 कर लीजिएगा। ठीक है, 5 बताते हैं। आगे इसके बाद की जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो दिए हुए में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? घोड़ा है। हरियाली क्या है? तो हरियाली भाव के बारे में बता रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा यहाँ पास बताना है कि नहीं है। तो अफ्रीकी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। पूरब दिशा किस प्रकार का संज्ञा है? तो जातिवाचक है। सॉरी, पूरब क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि फिक्स बता रहा है। पूरब क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। आगे है कि घी कौन सा संज्ञा है? तो घी क्या है? तो द्रववाचक संज्ञा है। हृदय ने कहा कि मुझे मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। ठीक है, तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? ठीक है, तो बताना है कि इस वाक्य में कर्ता जो है वो क्या है? तो मुक्ति क्या है? कर्ता है। समूहवाचक संज्ञा है, तो बताना है कि दिए हुए में से समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो अंगूर जो क्या है? वो समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातीय संज्ञा के सही क्रम क्या होता है? ठीक है, तो सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन ए है दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। तूफान दैनिक जागरण, धुलाई, धुलाई दैनिक जागरण, तूफान उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिवाचक यानी कि दैनिक जागरण, भाववाचक धुलाई, जातिवाचक तूफान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे है आकारांत और आकारांत संज्ञा होती है तो क्या होती है? पुल्लिंग होती है। संस्कृत में आकारांत सब होती है तो क्या होती है? संस्कृत में स्त्रीलिंग होती है। आगे है कि ए रमेश यहाँ आओ। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए रमेश यहाँ आओ में कौन सा कारक है? तो संबोधन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन है चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए। दही शब्द है तो बताना है कि दही शब्द है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गीता किससे मारती है? तो हाथ से मारती है, यानी कि कर्ण मतलब क्या होता है? करण से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, चलिए आगे है संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? ठीक है, तो संप्रदान में को जो को का प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है बताना है। तो के लिए को का प्रयोग किया जाता है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए वह कार मेरी है यानी कि संबंध है यहाँ पास स्थापित हो रहा है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक होता है। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 30 नंबर का प्रश्न, कारक चिन्हों को कहा जाता है। ठीक है, तो कारक चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कारक चिन्हों को हम लोग प्रसर्ग बोलते हैं। तोता डाली पर बैठा है। ठीक है, तोता डाली पर
बैठा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो तोता डाली पर बैठा है में करण कारक है। ठीक है, आगे है कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाली शब्द क्या है, तो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाली शब्द है यहाँ पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी सदा एक वचन की बात कर रहा है, तो सहायता क्या हो जाएगा, सदा एक वचन में। ठीक है, आप एक आदमी से करवाइए या 20 आदमी से करवाइए, उसे सहायता ही लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है, तो देखिए अलग होने के सेंस हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पास भी अलग होने का सेंस दिखाता है वहाँ अपादान हो जाता है। वैसे तो करण से और परकरण में भी आता है, लेकिन अपादान में भी जो से आता है वो अलग होने के सेंस में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान। एक वचन व बहुवचन, ठीक है, दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होने वाला शब्द क्या है, तो योद्धा जो है वो दोनों में प्रयोग होता है। किस कारक से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो किस कारक से होता है, तो करण से होता है। करण से अपादान होता है लेकिन अलग होने के सेंस में, यहाँ पास करण ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक के भेद होते हैं, ठीक है, तो हम लोग सिंपली पढ़ चुके हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। मैं का बहुवचन क्या हो जाता है, तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। मैं का बहुवचन हम। बाबा ने चंद्रभूषण के डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, बाबा ने, तो कर्ता कारक है। मुरली गांव से चला गया में कौन सा कारक है, तो चला गया से अलग हो रहा है गांव से, अपादान हो जाएगा। जो सो कौन सा सर्वनाम है, तो जो और सो, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, तो तुम्हारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा नीचेवाचक सर्वनाम है, तो नीचेवाचक सर्वनाम के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो नीचेवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यह क्या है, नीचेवाचक सर्वनाम। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का क्या है, तो जातिवाचक है। बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। इतना सिंपली क्वेश्चन था, क्या है, क्रिया है। वृक्ष से पत्ता गिरता है में क्या है, अपादान है। घर में माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, में पर। ठीक है, में और पर किस में आता है, ठीक है, तो में और पर हमेशा अधिकरण में और पर आता है। अधिकरण में और पर हमेशा याद रहता है, याद रखिएगा, में और पर अधिकरण में आता है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो वह क्या है, तो सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। 48 नंबर है कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैंने स्वयं ही कर लूँगा, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक। उसका कोट पुराना था, तो पुराना क्या है, तो उसका कोट पुराना था, तो पुराना क्या है, तो पुराना अवयव है। क्या है, अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है, तो विशेषण का भेद नहीं है, पुरुषवाचक विशेषण का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है, ठीक है, आधुनिक काल ये भेद नहीं है। जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अवयव बोलते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, यानी कि क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 कि उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, तो क्या है, पढ़ा था यानी कि काम हो गया, यानी कि भूतकाल। 55 है कि अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो अपनाना नाम धातु क्रिया है। अपनाना क्या है, नाम धातु क्रिया है। तो मिलते हैं झारखंड बीएड के सिलेबस के अनुरूप वाला पार्ट हिंदी ग्रामर का पार्ट 2। यदि पूर्ण रूप से अच्छे तरीक़ा से यदि हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से जाएं और पढ़ लें।
या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी व्याकरण का लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे तरीक़ा से पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से 15 ही प्रश्न आना है, तो ज़्यादा PhD भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।